क्लास 12 फिजिक्स में हम नया चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पढ़ा था। प्रकाश का प्रवर्तन प्रकाश का एक माध्यम पर आपतित होना और उसी माध्यम पर ही परावर्तित होकर प्रकाश किरण का चले जाना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। जबकि प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश किरण का एक माध्यम पर आपतित होना और दूसरे माध्यम में प्रवेश करना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसमें यह हमारा यहाँ पास का जो माध्यम है या वायु का है, यह है हमारा कांच। ठीक है, माध्यम हम उसे कहेंगे जहां से प्रकाश गुजरता है। यह विलंब है, इसका नाम देता हूं मैं एम एन। ये है आपका एम डैश एन डैश। प्रकाश किरण यहां से आपतित हो रहा है। ठीक है, सीधा बनाएंगे। इस प्रकार प्रकाश का किरण यहाँ पास आपतित होता है और यहाँ पास विलंब के साथ बनाता है आई। ठीक है, आई का कोण बनाता है और यह आपतन होने आपतित होता है या फिर इस प्रकार अपवर्तित होता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, यह कोण बना रहा है आर, ये भी हमारा कोण बनेगा आर। यह है माध्यम कांच का। अब यह कांच से प्रवेश कर रहा है वायु में, तब यह फिर से प्रकाश किरण जो है यह फिर से दूर चले जाएगा। मतलब प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण वायु, ये आपका विरल माध्यम है किसकी तुलना में? कांच की तुलना में। कांच यहाँ पास हमारा सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और दूसरा हम यहां समझ सकते हैं, जब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, ये सघन माध्यम किसे कहेंगे या विरल माध्यम किसे कहेंगे? जहां पर सघन माध्यम में हम प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक हो, वह माध्यम हमारा सरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम हो तो वह माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। और सघन माध्यम का बात करें तो हम लिखेंगे प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक हो। ठीक है, तो वो माध्यम कहलाएगा हमारा सघन माध्यम। कांच, वायु और जल की यदि हम तुलना करें तो कांच सर्वाधिक सघन होगा, फिर उसके बाद होगा हमारा जल, फिर उससे अधिक फिर होगा हमारा वायु। ठीक है,
सर्वाधिक सघन, और ये हमारा है कम सघन, यह हम कहेंगे ये हमारा है विरल। ठीक है। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से अविलंब की तरफ झुक जाता है। इसका तात्पर्य है कि हमारा इस सघन विरल माध्यम में, ठीक है, विरल माध्यम में हमारा जो है आई का जो मान है वह आपका ज्यादा होता है आर की तुलना में। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। और सघन माध्यम में, ठीक है, आर का मान, जब प्रकाश किरण देखिएगा यहाँ पर सघन से अब विरल में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पास आर का मान कम है किसकी तुलना में, आई की, ई की तुलना में। यह हमारा ई है, एग्जैक्ट एंगल। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे अपवर्तन का नियम। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण और अंतर्पृष्ठ अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। और सेकंड है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो हम कहेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, जिसे हम साइन आई अपॉन साइन आर लिखते हैं, जो कि एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मतलब न्यू 1/2 कहते हैं। ओके। और यहां पर हम बात करें निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, 1/2 को हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। वैसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब जब प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करे। ठीक है, जब प्रकाश किरण जो है वायु से माध्यम में प्रवेश करे तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक उस निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वायु से मतलब हम कह सकते हैं एयर म्यू, और माध्यम के लिए यदि माध्यम हमारा गिलास या कांच हो तो मैं इसे लिख सकता हूं जी। इसे हम कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या इसे मैं लिख सकता हूं ए म्यू डब्ल्यू, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, या हम इसे एक और रूप में शो कर सकते हैं। यदि मैं लिखूं म्यू इक्वल टू, ये हमारा इक्वल होगा बटे में, हम लिख सकते हैं इसको निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को भी हम
निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो मैं लिखता हूं निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम निर्वात में प्रकाश की चाल को हम मेजर करते हैं c से और माध्यम में प्रकाश की चाल को मेजर करते हैं v से। तो ये u इक्वल टू होगा c अपॉन v के इक्वल होगा। दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पर जैसे हमने दिया था जब प्रकाश किरण वायु से माध्यम में प्रवेश करे, वैसे ही सापेक्ष अपवर्तनांक को हम कहेंगे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम कहते हैं। ठीक है, इसे हम शो करते हैं 1 म्यू 2 से एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या जब प्रकाश किरण वायु से आपका ग्लास में प्रवेश करे, जब प्रकाश किरण ग्लास से आपका जल में प्रवेश करे तो मैं इसे लिखूंगा जी म्यू डब्ल्यू, या जब जल से गिलास में प्रवेश करे तो इसे मैं लिखूंगा डब्ल्यू म्यू जी। जल के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक या गिलास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या इसे हम एक और अन्य रूप में भी हम लिख सकते हैं 1 म्यू 2 इक्वल टू, ये होगा, ठीक है, एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एक माध्यम में प्रकाश का चाल यदि v1 हो और सेकंड माध्यम में प्रकाश का चाल v2 हो तो हम इसे इस रूप में भी शो करते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे विभिन्न माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर 3 माध्यम दिया गया है, यह वायु का माध्यम है, इसे हम निर्वात भी मानते हैं, यह जल का माध्यम है या कांच है। ठीक है, प्रकाश किरण वायु से पहले जल में प्रवेश कर रहा है, वायु की तुलना में जल सघन माध्यम है, इसलिए प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, फिर प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करता है और अंत में प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है। तो हमने भी स्नेल का नियम पढ़ा था। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होता है। तो यहाँ पर हम इसे मैं लिख सकता हूं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को a म्यू w, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यह होगा हमारा sin i बटे sin r1, आपतन कोण की ज्या sin i और अपवर्तन कोण की ज्या sin r1। ओके, इसे नाम देता हूं समीकरण नंबर 1। दूसरा, यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर जो प्रकाश किरण है वह जल से कांच में प्रवेश करेगा, तो इसे हम लिखेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू sin r1 अपॉन sin r2। इसे हम देंगे नाम समीकरण नंबर 2। तीसरा, फिर प्रकाश किरण जल कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है, अतः हम लिखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इक्वल टू sin r2 अपॉन sin i। ठीक है, इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 3। तीनों को यदि मैं गुणा करता हूं, यह आपका जो डायग्राम है विभिन्न माध्यम में अपवर्तनांक का अपवर्तन का आपका यह डायग्राम है, तो मैं करूंगा समीकरण
1 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ पर मुझे मिलेगा a म्यू w इंटू w म्यू g इंटू g म्यू a इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r1 इंटू साइन r1 अपॉन साइन r2 इंटू साइन r2 अपॉन साइन i। यहाँ से r1 ये r1 कट गया, ये r2 कट गया, साइन i और ये साइन i कट गया। ठीक है, मुझे मिलेगा a म्यू w इंटू w म्यू g इंटू g म्यू a इक्वल टू 1। यहाँ से यदि मैं g म्यू a का इस पार पक्षांतर करूं तो मुझे मिलेगा a म्यू w इंटू w म्यू g इक्वल टू 1 अपॉन g म्यू a। ठीक है, यहाँ का मैं आगे इस प्रकार लिख रहा हूं सामने। यदि मैं 1 अपॉन g म्यू a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन g म्यू a, इसे हम लिख सकते हैं a म्यू g के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा a म्यू w इंटू w म्यू g, जल के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक बराबर होगा an के सापेक्ष गिलास के अपवर्तनांक के बराबर होगा। ओके, और यहाँ पर से मैं इसे और ये लिख सकता हूँ कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है यह होगा हमारा हवा के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के बराबर होगा। ठीक है, यह सभी स्टेप हमारे फॉर्मूला के रूप में है, या इसे मैं एक और रूप में लिख सकता हूं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, या इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। यही हमारा अपवर्तन विभिन्न माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन के लिए सूत्र है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम पढ़ेंगे। पहला है, यह कुछ उदाहरण है आपका, जिसमें पहला है आपका तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, या इसे हम तालाब मानते हैं, इसका तली ABC है। तो यहाँ पर A से जो प्रकाश की किरण है इस तरफ आपका गमन कर रहा है। ओके, इस अकॉर्डिंग यह आपका जल है, यह आपका वायु है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, तो यहां से यह इस दिशा में दूर हट जाता है, और मान के चलिए यहां से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से जो किरण है इसे हम यदि आगे बढ़ाएं तो हमको इस प्रकार ये बिंदु जो है A है, ये हमें A' प्राप्त होगा। वैसे ही B की जगह हमको यहाँ पर B' और C' प्राप्त होता है। तो यह अपवर्तन का उदाहरण है, जिसके कारण तालाब की तली ऊपर उठा हुआ हमको दिखाई देता है। हालांकि तली तो यहाँ पास है, जमीन पर है, लेकिन हमें को जो प्रतीत होता है यह थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमको तली प्रतीत होता है। कारण यह है कि ये तली से होकर जो प्रकाश गुजरता है वह सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जिसके कारण यह अविलंब से दूर हट जाता है। और इसको हम इसी रेखा को यदि हम पीछे खींचते हैं तो हमको यहाँ पर इसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ओके, दूसरा हम देखते हैं सीधी छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। यह जल है, इस पर हमने कोई सीधा छड़ डाला है। इस छड़ का जो नीचे वाला जो भाग है, यहां से प्रकाश किरण इस पर अपवर्तित होगा। ओके,
तो यह सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में प्रवेश करेगा। ये जो माध्यम है सघन है, जल है, और यह माध्यम क्या है, विरल है। तो यह जो है पुनः इसी तरह अविलंब से दूर हट जाता है। ये प्रेक्षण है। ओके, तो इस प्रकार जब हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमको यहाँ पर जो कटान बिंदु है प्राप्त होता है, और हमें जो क्षण है, क्षण का हालांकि जो निचला सिरा यहाँ पर है, लेकिन हमको यह यहाँ पर यह प्रतीत होता है, हमको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। सेम कारण हमारा तीसरे के लिए भी है, जिसमें लिखा है दृष्टि से ओझल सिक्के का बीकर में पानी डालने पर दिखाई देना। पहला यह बीकर मान के चलिए खाली था, ठीक है, यहां से प्रेक्षण इसे देख रहा है। तो यह जब खाली था बीकर, तो यहाँ पर सिक्का आपका रखा है। ऐसी स्थिति हम रखते हैं जब हमको सिक्का दिखाई न दे। हालांकि गिलास पर सिक्का है इस बीकर में, लेकिन हम ऐसी स्थिति से देखेंगे कि यह सिक्का हमको दिखाई न दे। इस स्थिति में क्या होता है, सिक्का से होकर जो किरण जाता है वह आपका मान के चलिए ये ए है, ठीक है, ये भाग बी है, यह भाग इस प्रकार चले जाता है, यह आंख से होकर नहीं गुजरता है। लेकिन इसमें जब हम पानी डालते हैं, पहले यह खाली था, जब पानी डालते हैं तब उस स्थिति में क्या होता है, यह सघन माध्यम हो जाता है और यह विरल माध्यम हो जाता है। पानी डालने के पहले दोनों विरल माध्यम था, तो प्रकाश सिंपल सा सीधा ए बी सी पथ पे गमन करता है। लेकिन पानी डालने के बाद क्या होता है, यह सघन माध्यम हो जाता है, यह विरल माध्यम हो जाता है। अब प्रकाश किरण जो है सिक्का से जो गुजरता है वह इस प्रकार सीधा न गुजरकर आपके आंख की तरफ चला जाता है, ठीक है, जिसको हम यदि आगे बढ़ाएं तो हमको सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यहां से आप चाहे तो दो रेखा खींच सकते हैं, इस प्रकार हम सिंगल रेखा पर ही हमने इसे बना दिया है, ठीक है। तो यह तीनों उदाहरण अपवर्तन के उदाहरण हैं। अगला उदाहरण पढ़ेंगे, सूर्य का क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के समीप का जो वायुमंडल होता है वह सघन होता है, घना होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल विरल होता जाता है। यह क्षितिज है जो अभिलंब की भांति व्यवहार करेगा। यह सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। वैसे ही पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है, उसके लिए क्या होता है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, इसलिए सूर्य जो की स्थिति है वह एस पर न होकर एस डैश पर हमको दिखाई देता है, जो कि क्षितिज के ऊपर हमको प्रतीत होता है। अर्थात सूर्य उदय हुआ भी नहीं है हमारे लिए और हमको सूर्य उदय हुआ मतलब सूर्य हमको दिखाई देता है, या लगभग सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही हमको सूर्य दिखाई पड़ता है। वैसे ही स्थिति सूर्यास्त के समय भी होता है। सूर्यास्त होने के पश्चात हमको 2 मिनट तक सूर्य अस्त होते हुए दिखाई पड़ता है। अर्थात एक दिन में हमें 4 मिनट हम एक्स्ट्रा सूर्योदय और सूर्यास्त का समय मिलाकर हम देख सकते हैं सूर्य को। दूसरा है तारों का वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। तारों से आने वाली प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है और विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण अभिलंब से अभिलंब की तरफ झुक जाता है, ठीक है। यही स्थिति यहाँ के जो व्यक्ति प्रेक्षक जो देखता है तो उसके लिए क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश का गमन होता है, तथा सूर्य की स्थिति एस पर न होकर यहाँ पर हमारा एस डैश में दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है।